हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूज इफेक्ट, है ना, रिएक्ट का। तो देखो फ्रेंड, अगर आपने मतलब आप अगर नोड जेएस पढ़ रहे हो तो आप मेरी भी वीडियो मैंने भी काफ़ी बना रखी हैं रिएक्ट जेएस में। और अभी लेटेस्ट मैंने एक रिडक्स के बारे में भी बनाई है कि अगर रिडक्स समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूज इफेक्ट क्या क्या होता है। तो देखो फ्रेंड, यूज इफेक्ट अगर रिएक्ट जेएस में क्या होता है, एक हुक होता है। ठीक है, तो ये कब यूज होता है इसकी थोड़ी सी पहले देखते हैं थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अगर कोई भी मतलब रिएक्ट में अगर कोई यूज से स्टार्ट हो रहा है तो पहले नंबर तो आप ये समझ लो कि वो अपना हुक है ना। क्योंकि रिएक्ट ने जो भी हुक बनाए हैं उनका आगे आपको यूज मिलेगा। यूज फिर उसका नाम। तो अगर यूज लगा हुआ है तो वो हुक है। तो मतलब कई सारी हुक हैं रिएक्ट जेएस में, तो हम लेकिन आज डिस्कस पहले करेंगे यूज इफेक्ट की। डेफिनेशन देखते हैं। द यूज इफेक्ट हुक अलाउ अस टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। अब देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि साइड इफेक्ट परफॉर्म, मतलब अब यहाँ पे कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि साइड इफेक्ट एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। क्योंकि नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो यार ये तो ख़राब चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइड इफ़ेक्ट के एडवांटेज माने जाते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ मतलब एडवांटेज होंगे तभी तो वो बनाई होगी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे क्या है, साइड इफ़ेक्ट को अब हम इस साइड इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये साइड इफ़ेक्ट है क्या। तो क्या करता है, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में बोले तो आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है कि व्हाट इज़ द यूज इफ़ेक्ट। तो आपको बोलना है यूज इफ़ेक्ट अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। देखो ये मैंने लिख रखा है, इन रिएक्ट साइड इफेक्ट आर एक्शन दैट हैपन आफ्टर रेंडरिंग। तो साइड इफेक्ट कब होते हैं, जब आप जैसे आप रिएक्ट के अगर कंपोनेंट आपने बनाया होगा तो पहली एक स्टेट मतलब जो इनिशियल स्टेट होती है उसमें कंपोनेंट रेंडर होता है। तो साइड इफेक्ट आर एक्शन दैट हैपन आफ्टर रेंडरिंग, मतलब साइड इफेक्ट कब होते हैं, जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। अगर आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया, फिर वो आपको उसके बाद आपको अगर कोई चीज़ परफॉर्म करनी है तो उसे हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है, दैट आर नॉट प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉप्स और स्टेट, है ना। तो ये मतलब टोटली बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट ये होते हैं कि ये साइड में आपको काम करना होता है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसमें ले जाऊँ यहाँ पे अपना ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, तो आप ये देखो कि ये जो हमारा एक कंपोनेंट है एक इंक्रीमेंट बटन बाई 2। अगर आप इसको थोड़ा-सा डीपली जाओगे तो इसे समझने की कोशिश करो कि इस कंपोनेंट ने अपना रेंड मतलब अपना काम कर दिया है, ये रिटर्न कर दिया है फ़ंक्शन, और ये रिटर्न करने के बाद क्या दे रहा है, एक बटन दे रहा है। लेकिन अब ये रेंडर हो चुका है, इसके बाद अगर आपको जो भी काम करना हो, मतलब आपने जैसे इसको रीलोड किया, ये रेंडर हो गया। इस कंपोनेंट का क्या काम था, एक बटन को प्रिंट कराना, है ना। देखो आप इसमें कुछ नहीं है ऐसा, इंक्रीमेंट बाई 2। तो ये कंपोनेंट का काम हो चुका है, रेंडर हो चुका है। लेकिन अब इसके बाद आपको कोई कर परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको यूज इफेक्ट का काम करना पड़ेगा। अब कभी कभी आपने डीपली ये सोचा है कि ये वाला फंक्शन इंक्रीमेंट आपने कहाँ पे यूज कर लिया है, ऐप डॉट जेएस में, है ना, इसको। अब आपने कभी अगर सोचा है कि ये कंपोनेंट जब रेंडर हो चुका है तो एक बार फंक्शन जब रिटर्न वैल्यू कर चुका है तो उसके अंदर फिर से वो फंक्शन कैसे काम करता है। क्योंकि यहाँ पे काम तो ऐसे ही होता है कि ये वाला कंपोनेंट एक बार रिटर्न करा चुका है, ये वाला जो कंपोनेंट था वो रिटर्न करा चुका है बटन को, लेकिन इसके बाद भी इस कंपोनेंट में कुछ काम होता रहता है ना। अब मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक क्या होता है कि जैसे एक फंक्शन है, जैसे अगर आप देखोगे, मैं आपको साइड इफ़ेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जैसे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ ऐड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल लेते हैं हम लोग, है ना। फंक्शन मैं बनाता हूँ, अगर जेएस में आप फंक्शन बनाओगे तो आपने 2 वेरिएबल लिए ए और बी। अब आपने अगर ये फंक्शन रिटर्न करा दिया, ये यहाँ पे जैसे आप क्या करोगे, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, इसको ए स्मॉल में नहीं कर रहा है, इसको मैं स्मॉल में कर दूँ।
तो ये क्या है, ये फंक्शन अब जैसे आपका ये कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल, तो ये तो आपने रिटर्न करा दिया है, लेकिन इसके बाद भी इस कंपोनेंट में काम कैसे होता है? क्योंकि फंक्शन आपने अगर प्रोग्रामिंग कोई भी की हो, आपने देखा होगा कि जो फंक्शन का काम होता है वो या तो वैल्यू रिटर्न कराना होता है या आपके बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये काम तो ये करा चुका है ऐड फंक्शन सब। अब इसके बाद भी इस फंक्शन में आप देखना कि डेटा फैच होता है, स्टेट चेंज होती रहती हैं और काम होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉल होने के बाद भी अगर कोई चीज़ हो रही है, उसे हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। फंक्शन कॉल होने के बाद अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट और भी हो रही है, तो हम उसे साइड, अब जैसे इस फंक्शन का काम क्या है कि इन 2 नंबर का एडिशन करना। लेकिन अगर मैं इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ मैसेज में कि माई वेरिएबल ए और यहाँ पे ये। तो अब आप देखोगे कि मैंने कंसोल लॉग में इस फंक्शन का काम क्या था? एडिशन करना 2 नंबर का। लेकिन ये फंक्शन साथ में क्या कर रहा है? कंसोल लॉग मतलब हमारे मैसेज में, मतलब जो ब्राउज़र की विंडो उसमें मैं लॉग प्रिंट कर रहा है ए वेरिएबल माई वेर ए। तो इसको हम बोलेंगे साइड इफ़ेक्ट। ये हमारा साइड इफ़ेक्ट है। क्या है कि मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि साइड इफ़ेक्ट क्या है कि फंक्शन ने अपना काम कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ रहा है ना? कि आपको कंसोल लॉग, तो आउटसाइड जो जितने भी काम होते हैं उसी को हम रिएक्ट जेएस बोलता है कि वो आपके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब जैसे आप अगर इसको यूज़ करोगे यूज़ इफ़ेक्ट को, तो आप क्या-क्या करोगे उसमें साइड इफ़ेक्ट वाले ऑपरेशन? फैचिंग डेटा, सेटिंग अप सब्सक्रिप्शन और मैन्युअली चेंजिंग द डॉम। तो ये दोनों हम लोग करके देखने वाले हैं, फैचिंग डेटा और मैन्युअली चेंज। ये थोड़ा सा मतलब अलग चीज़ होती है। तो ये मतलब ये है कि आपको यूज इफेक्ट में ये वाले काम करने हैं। तो अगर आप ये दोनों को समझ लोगे तो आप इसको भी यूज कर लोगे। ये थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल टफ होगा समझाना, तो इस वजह से मैं इन दोनों एग्जाम्पल को लेके चलूँगा, फैचिंग डेटा और मैन्युअली चेंजिंग द डॉम। तो समझे फ्रेंड, तो यही है मतलब थ्योरी पार्ट ये है कि यूज इफेक्ट हम कब अलाउ कब मतलब उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि साइड इफेक्ट को टू परफॉर्म द साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट, है ना? क्योंकि ये फंक्शन आप फिर से कभी सोचना डीपली कि ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट रिटर्न करा चुका है, इसके बाद भी इसमें काम होते रहते हैं। अगर काम फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ भी होते हैं, उसी को हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही है यूज इफेक्ट। हम थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं। और यूज इफेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है? एक तो वो लेता है कॉल बैक फंक्शन और एक लेता है डिपेंडेंसी। तो चलो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। थ्योरी पार्ट मेरे ने कोशिश की है समझाने की। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत आया होगा तो आपको अब प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? यूज इफेक्ट और एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी है। चलो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। में वो विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं, तो आप देखते हैं कि ये देखो, आप अगर मैंने एक टेस्ट कंपोनेंट बना रखा है और इसमें इसको यूज कर रखा है। अब आप देखोगे कि इसमें कुछ नहीं है, अभी हेलो ही है ना? तो अब हम कोशिश करेंगे यूज इफेक्ट समझने की। तो यूज इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज। बस आप थोड़ा-सा मुझे 2 मिनट दे दो तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम यूज़र, और यहाँ पे मैं वेरिएबल 2 ले लेता हूँ। जैसे कि जो-जो ये लेता है, एक लेता है नेम और एक लेता है हमारा फंक्शन दैट नेम। ठीक है? और यहाँ पे यूज़ स्टेट हो गया और सेम हम करते हैं ऐज के लिए एक। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे पहले कि प्रॉब्लम कहाँ आती है और क्यों हमें यूज इफ़ेक्ट यूज करना पड़ता है, और रोल उसका कब आता है। क्योंकि आप प्रॉब्लम आपको दिखेगी तो आप ईज़िली आप समझ जाओगे कि मुझे यूज इफ़ेक्ट अब यूज करना है। ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये 18 ऐज असाइन कर रखी है और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका हेलो, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसका नाम, और सेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐज के लिए। यहाँ पे चलो मैं टेक्स्ट फील्ड और लेता हूँ जिससे वो अपडेट होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता
अभी इसमें यूज इफ़ेक्ट का कुछ रोल नहीं है, बस सिर्फ इसका रोल है कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं लिख देता हूँ योर एज, और यहाँ पे लिख देते हैं एज, और यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे मैं बी आर दे देता हूँ जिससे हम थोड़ा सा क्लियर रहे। और अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि बी आर दे देते हैं, तो जिससे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, कि आपको समझ में आए कि ये क्या रहा है। सब जगह मैं बी आर ही दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि हेलो यूजर, और यहाँ पे क्या है यूरेज। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या लिया है, हेलो यूजर और हेलो यूरेज। अब मैं इसको थोड़ा सा लिंक करता हूँ ऑन क्लिक पे, तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, ऑन क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एरो फंक्शन से मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। जैसे नेम में मुझे क्या है, मेरा फंक्शन का नाम क्या है, सेट नेम, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेट नेम। और यहाँ पे अगर आपको पता हो कि अगर इस टेक्स्ट की वैल्यू लेनी है तो हम कैसे ले सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, और सेम काम यहाँ पे कर देते हैं नीचे, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कर देते हैं सेट एज। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे डालूँगा विकास, और ये नाम नहीं आया, ई डॉट सेट नेम, ई डॉट टारगेट वैल्यू ऑन क्लिक डॉट वैल्यू सेट एज हो गया ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक नहीं, मैं यहाँ पे सॉरी ऑन चेन चला देता हूँ, वजह से इस बता रही है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये आ गया है ना। तो अब आप देखोगे कि मैंने दो यहाँ पे क्या किए, क्यूरीज। मैंने क्या किया यहाँ पे, आप अगर कोशिश करोगे समझने की, कि यहाँ पे मैंने दो स्टेट वेरिएबल लिए, और उन स्टेट से क्या किया कि हर टेक्स्ट की जो फील्ड है उनकी चेंज पे उन स्टेट को हमने चेंज किया। अब हमारा रोल आता है यूज स्टेट का। जैसे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे कि जब कम स्टेट कोई चेंज होती है तो आपका ये कंपोनेंट फिर से री रेंडर होता है। देखने के लिए चलो हम देखते हैं। ठीक है, पहले इस प्रॉब्लम, अब यूज इफेक्ट का रोल आएगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखेंगे हेलो इन कंपोनेंट, अब आप देखोगे कि जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल। ठीक है, तो हेलो इन कंपोनेंट आ गया। चलो मैं यहाँ पे ना रिफ्रेश ही कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे इसको हटा देते हैं कंसोल। अब ये देखो आप, पहले कंपोनेंट रेंडर हुआ तो क्या आया, हेलो इन कंपोनेंट। ये 2 टाइम आ रहा है, ये अभी भूल जाओ, लेकिन क्या होता है कि अभी ये आएगा प्रोडक्शन पे, ये नहीं आता, ये एक ही बार प्रिंट करेगा, है ना। तो आप ये समझो कि एक एक बार आ रहा है, हेलो इन कंपोनेंट आ गया। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं एज में चेंज करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मान लो 18 की जगह मेरी एज है 35, तो आप ये देखोगे अभी ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको ना रेंडर होने के बाद मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, आप देखना यहाँ पे मैंने 35 किया, ये देखो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे ही स्टेट चेंज की, आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब आप यहाँ पे देखना कि जैसे ही आपने अब क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, ये भी है, तो मैंने जैसे ही अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये भी रेंडर हो गया। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका ये वाला, आप देखोगे कि ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। कब हो रहा है, जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे रोल आता है। अब आपने कहा कि यार जैसे अब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, नेम चेंज हो रहा है, तो ये तो सिर्फ वेरिएबल है। अब सपोज दैट आपने कोई एपीआई से डेटा मंगाया होता, तो वो एपीआई अगर कोई स्टेट चेंज होगी तो आप मतलब मान के आपको ये लॉजिक सही रहता कि वो बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट करे दूसरे सर्वर पे, और वो चेंज हो, मतलब क्योंकि कंपोनेंट तो री रेंडर हो रहा है। तो अगर मान लो सपोज दैट आपने यहाँ पे एपीआई का कोड लिखा होता, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एपीआई फैच होने का डेट कोड लिखा होता, तो अब कोई स्टेट अगर चेंज हो रही है तो आपका ये एपीआई का कोड भी उतनी ही बार चलता है ना।
तो उसको बचने के लिए का रिएक्ट जेएस ने क्या कहा, यूज इफेक्ट आप यूज करो। अब देखो मैं यूज इफेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पे, यूज इफेक्ट। इसमें क्या होता है, 2 पैरामीटर होते हैं, तो मैं 2 पैरामीटर के लिए एक यहाँ पे इनलाइन फंक्शन ले लेता हूँ। और आप देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सॉरी, ठीक है, और ये अभी मैं डिपेंडेंसी पास नहीं कर रहा हूँ। अब यूज इफेक्ट को हम समझते हैं। अब प्रॉब्लम समझ गए ना, कि जब भी कंपोनेंट की स्टेट को वेरिएबल कोई चेंज होता है, कंपोनेंट रीरेंडर होता है और सारा काम फिर से चलता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इनसाइड इफेक्ट, इनसाइड इफेक्ट। अब आप देखना कि यूज इफेक्ट क्या होगा, जब आपका कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा तब आपका यूज इफेक्ट कॉल होता है। मैंने क्या कहा था अभी थ्योरी पार्ट में, कि आफ्टर रेंडरिंग आपका यूज इफेक्ट होता है। जैसे देखो मैंने लिखा है हेलो बिफोर, अब मैं यहाँ पे आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ बिफोर इफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आफ्टर इफेक्ट। अब आप देखना आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंसोल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बिफोर इफेक्ट चल चुका है, आफ्टर इफेक्ट चल चुका है, इनसाइड इफेक्ट क्या चला बाद में, आफ्टर रेंडरिंग, है ना। तो ये वाला जो का यूज इफेक्ट होता है वो कब चलता है, आफ्टर रेंडरिंग। मैंने आपको थ्योरी में भी यही बताया है। ये देखो आप कि यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट, लेकिन आफ्टर हैपन आफ्टर रेंडरिंग, मतलब जब रेंडर हो जाता है तब, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनसाइड इफेक्ट क्या हुआ, ये बाद में कॉल हुआ। आप देख सकते हो हेलो बिफोर कंपोनेंट आया होगा पहले, फिर आफ्टर आया, फिर बिफोर आया, फिर आफ्टर आया, फिर इनसाइड इफेक्ट। बस ये दो दो बार आ रहा है, आप इसे भूल जाओ। लेकिन आप देखोगे कि आया ना, बिफोर आया, फिर आफ्टर आया, इनसाइड इफेक्ट बाद में आया। लेकिन इसे लॉजिक के हिसाब से हम लोगों को ये बीच में आना चाहिए था, नहीं आया ना। तो अब आप देखोगे कि ये यूज इफेक्ट फिर भी चलेगा। अभी आप देखो स्टेट चेंज करेंगे, ये देखो फिर चला, बिफोर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, इनसाइड इफेक्ट, है ना। ये क्या चला, ये जब आप कोई स्टेट चेंज हो रही है तब भी चल रहा है। लेकिन अब आपने सोचा है कि ये कंपोनेंट जब हमारा रिटर्न हो चुका है उसके बाद भी ये हमारा फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट जनरेट करता है, यूज इफेक्ट, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने कहा कि ये नेम चेंज हो रहा है तो मेरा ये वाला इफेक्ट इनसाइड इफेक्ट कॉल ना हो, इनसाइड इफेक्ट कॉल ना हो अगर कोई भी हमारा इन दोनों में से चेंज होती है वैल्यू। क्योंकि अब देखो आप यहाँ पे जैसे ये हेलो इफेक्ट चल रहा है, इनसाइड इफेक्ट, अब मैं चाहता हूँ कि इनसाइड इफेक्ट मेरा नहीं कॉल हो, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक है जो आपको बार बार कॉल नहीं कराना है। तो मैं क्या, अब यहाँ पे हम जो दूसरा पैरामीटर था अगर आप देखोगे, दूसरा पैरामीटर क्या था, डिपेंडेंसी। तो अगर आप इसमें डिपेंडेंसी पास कर दोगे, देखो इसमें अगर ब्लैंक पास कर दोगे तो ये एक ही बार चलेगा। तो पहला केस देख लेते हैं ब्लैंक करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखो, तो ये एक ही बार चला। ये इनसाइड इफेक्ट क्या है, मैं इसको फिर से हटाता हूँ, फिर से बोलता हूँ, ये देखो ये आया इनसाइड इफेक्ट, आया आपका, ये आया इनसाइड इफेक्ट, है ना। अब ये एक ही बार चला, अब आपका नहीं चलेगा, आपकी चाहे स्टेट चेंज हो चाहे कुछ भी हो, अब आप देखोगे इनसाइड इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे, नाम डालोगे कुछ भी, इनसाइड इफेक्ट वेरी कंसोल में प्रिंट नहीं होगा, नहीं हुआ ना। तो ये है कि अगर आपको जो यूज इफेक्ट है, अगर इसमें बिना डिपेंडेंसी की कॉल करोगे तो ये आपका बार बार कॉल होगा। अगर आप इसमें ब्लैंक एरे पास कर दोगे तो इसका मतलब वो समझेगा कि आपकी इस यूज इफेक्ट को एक ही बार कॉल कराना है, फर्स्ट टाइम जब रेंडर हो चुका है। अब हमें, अब मैं पहला दूसरा, अब हम तीसरा केस लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा करो कि ये तब भी चेंज, ये तब भी चले जब हमारा एज में चेंज हो। तो हम इसमें एज पास कर देते हैं, और अभी देखो ना, आप एज पास करोगे तब ये कॉल होगा, अगर नेम आप में वैल्यू चेंज करोगे तो ये कॉल नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं इसको, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने नेम में चेंज किया, इनसाइड इफेक्ट आया, नहीं आया, है ना, नहीं आया। अब मैं एज में चेंज कर रहा हूँ, अब आप देखोगे मैं एज में जैसे ही चेंज करूँगा तो इनसाइड इफेक्ट आ गया ना, ये इनसाइड।
अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा लॉजिक में नेम पे भी हो, तो आप मल्टीपल डिपेंडेंसी पास कर दो इसमें। अब आप देखोगे कि दोनों केस में होगा। आप नेम में भी करोगे तब भी इनसाइड इफेक्ट आया, एज में भी करोगे तब भी इनसाइड इफेक्ट आया। तो इन यूज इफेक्ट के हम कैसे कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं? थ्री वे हम यूज कर सकते हैं। पहला ये कि हम कोई डिपेंडेंसी ही पास ना करें, मतलब एरे ही पास ना करें, तो वो हर रेंडर पे चेक कॉल होगा। दूसरा ये कि हम ब्लैंक पास कर दें, जो अभी हमने इससे पहले देखा था, तो वो क्या होगा, एक बार कॉल होगा। और तीसरा ये कि हम इसमें कंट्रोल जेड कर देता हूँ कि डिपेंडेंसी पास कर दें कि ये कब कब चेंज होगा, है ना? तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूज इफेक्ट से हम कब कॉल कराना है। अब आप सोच सकते हो कि ये हमारा इस प्रॉब्लम थी कि ये बार बार कॉल हो रहा था, रेंडर हो रहा था। यूज इफेक्ट से हम अपने मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि अब ये कब कॉल हो, कब कॉल ना हो। तो अब आपको पता ही, अब आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हो, है ना? अब जैसे मैंने कहा कि ये तो सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे एपीआई का भी कॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैच। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा मंगाते हैं ये थर्ड पार्टी एपीआई से। तो मैंने ये थर्ड पार्टी एपीआई में एक होता है एक यूआरएल, जिससे हमें डमी पोस्ट मिल जाते हैं, आप ये देखोगे और इसी से हम लोग डेटा मंगाने वाले, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पास करेंगे, फिर हम यहाँ पे देन लिखेंगे। अब आपको अगर ये देन नहीं आ रहा हो समझ में कि ये देन क्या होता है, तो गाइज ये मतलब ये होता है कि जब आप फैच कॉल कराते हो, तो आप अगर देखोगे कि आपको ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो प्रॉमिस रिटर्न में आपको इसको रिजॉल्व करना होता है। तो ये रिजॉल्व देन करने का एक तरीका होता है, ठीक है? तो हम इसमें देखते हैं कि ये हमें क्या देगा। ये हमें देगा सपोज रिस देगा या रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं देन के नीचे यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते, एरो फंक्शन, और यहाँ पे लिख देते, ठीक ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल में आ जाएगा ये डेटा रिस, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न, या ऐसे ही कर दो इसे, रिस डॉट जेसन, ठीक है? और अब इसको ऐसा करते हैं कि इस वाले को हम एक ना एक और वेरिएबल बना लेते हैं, जिससे हमारा एपीआई का डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, या यहाँ पे लिख देता हूँ एपीआई डेटा, और यहाँ पे लिख देते हैं सेट एपीआई डेटा, सेट एपीआई। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक एरिया असाइन, ठीक है फ्रेंड? और ब्लैंक एरिया असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं देन नीचे कर देता हूँ इसको, जिससे आपको सब, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये भी हमारा एक स्टेट हो गया, तो हम इसमें इसका डेटा रखेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक और देन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको डेटा जो हमें इसमें मिलेगा वो हम कहाँ पे सेट कर देते हैं, सेट एपीआई डेटा, और यहाँ पे हम कर देते हैं ये डेटा को सेट। अब आप देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही? हाँ, ये एरर दे रहा है। इसमें एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड एंड असाइन ऑपरेटर कॉल। ओके फ्रेंड, तो ये प्रॉब्लम है हमारी इसकी कि मैंने ना यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं लगा रहा हूँ, इस वजह से ये एरर दे रहा। अब नहीं एरर आ रही है ना? और इसको आपको ना रिटर्न कराना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा ये चीज़। अब देखो ये वाला ये मैं हम लोग तब बात करेंगे जब मैं आपको एपीआई फैच करना बता रहा हूँ। तो अभी के लिए बस आप ये समझो कि आपको दो देन लगाने हैं, और वो आपको प्रॉमिस रिजॉल्व कर देते हैं। पहले देन में आपको रिटर्न कराना है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा। दूसरे में आप सेट कर सकते हो डायरेक्ट डेटा, ठीक है? तो अभी के लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप गूगल कर लेना, फैच से डेटा आपको मिल जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अब ये वाला एपीआई डेटा में हमारा सेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो ये हमारा जेसन होगा, तो हम जेसन ऑब्जेक्ट में पहले से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे सीधा डेटा डाल रहा हूँ। मैं आपको मतलब थोड़ा सा अजीब सा डेटा दिखेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा
सॉरी ये डेटा नहीं है हमारा, क्या है एपीआई डेटा। तो मैं यहाँ पे एपीआई डेटा डाल देता। अब आप देखोगे कि आपके पास एपीआई का डेटा आ चुका है ना? तो ये अब आप देख रहे होगे कि हम मतलब अभी मैंने इसमें केवल यूज इफेक्ट में क्या किया था, स्टेट के लिए कंडीशन लगाई थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये वाला डेटा आपके मान लो फॉर एग्जांपल आपके सर्वर पे पहले 5 पोस्ट हैं और इसी कंपोनेंट से आप सेव करा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप मतलब डेटा अगर सेव कराओगे तो फॉर्म दोगे, फॉर्म में सेव का बटन दोगे और वो जाएगा और डीबी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कितनी वैल्यू हो गई डेटाबेस में, 6। तो अब 6 हो गई, तो इस वजह से अगर मान लो कि अगर इस एपीआई में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेट वो वाली चेंज कर देंगे जिससे आपका डेटा सेव हो रहा होगा। अगर वो डेटा सेव हुआ तो वो आप यहाँ पे वो स्टेट को मेंटेन कर लो कि भाई कि वो डेटा सेव हुआ है क्या, सेव हुआ तो फिर से डेटा को फैच करके लाओ, है ना? तो अगर आपको ये वाला मतलब यहाँ पे अगर आप ये वाला एपीआई डेटा भी पॉज करा दोगे तो मतलब कितनी भी आप यहाँ पे स्टेट मैनेज कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट जेएस सिर्फ 2 ही चीज़ों मतलब आप मेन चीज़ देखोगे केवल स्टेट पे ही डिपेंडेंसी है उसकी। अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो वो स्टेट होगी, और अगर कोई भी चीज़ आपको स्टेट पे मतलब आपको अगर कोई कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आपको हुक यूज करने हैं, सिंपल। तो ये आपका अगर आपको अब आप देखो कि आपका ये कंपोनेंट रेंडर हो चुका था, अब यूज इफेक्ट मतलब हमने क्या हुआ ये बाद में कॉल हुआ और आप उसने एपीआई से डेटा मंगा लिया, और ये हमने अभी हालांकि रफ फॉर्मेट में प्रिंट किया है, आप इसको लूप लगा के सही से प्रिंट करा सकते हो HTML CSS, लेकिन आपका काम हो गया। मतलब पहला हमारा क्या था, सच एज फैचिंग डेटा, तो हमने फैच डेटा कर लिया। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, आपके पास इस वेरिएबल में आ गया तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना, लूप लगा के। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दूसरा एक मैंने और बोला था कि हम मैनुअली चेंजिंग डॉम। अब हम यहाँ पे इस वाला डॉम ये होता है कि जब पेज लोड हो जाए, क्योंकि रिएक्ट सजेस्ट नहीं करता है कि मतलब आपका लोड होने के बाद आप डॉम को अगर चेंज करो, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो ऐसी हुक्स आपको मिलेंगी तो आप उनका यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि नेम पे मैंने इसको कॉल करा रखा है यूज इफेक्ट को, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट और डॉट टाइटल। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे रिएक्ट ऐप आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे टाइटल क्या चेंज करने वाले हैं, मैं लिख देता हूँ योर नेम, और यहाँ पे मैं इसको कॉन्केट करा देता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्कैट कराने के लिए मैं क्या लिख इस वाली स्टेट को चेंज कर ली, है ना। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा विकास, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर रहे। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डालूँगा विकास, ये अभी हुआ नहीं क्या, मैं रीलोड कर देता, रिएक्ट ऐप आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विकास, तो आप देखोगे कि आपका डोम का जो मैंने ये बताया था आपको कि मैन्युअली चेंजिंग इन द डोम, तो हम मैन्युअली चेंज कर रहे हैं। ये देखो डोम है ये, इसको हम डोम की प्रॉपर्टी बोलते हैं टाइटल, तो हम इसको भी चेंज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एज लिखोगे तो एज में हालांकि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने चेंज क्या है, हमने केवल नेम को ही किया है। अगर आप एज करोगे तो एज पे भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने अब केवल कॉन्केट क्या किया है, सिर्फ नेम। तो बस यही था फ्रेंड कि यूज इफ़ेक्ट को समझना मेन है कि मतलब आपको कब करना है। मैं अब आपको समराइज़ कर देता हूँ कि यूज इफ़ेक्ट आपको तब यूज करना है जब आपको कोई सर्वर से या थर्ड पार्टी सर्वर से डेटा मंगाना है, या तो तब आप उसका यूज करो, या आपको कोई डॉम में चेंजेस करने हैं डॉम के वेरिएबल को, तब भी आप उसे। और जब आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा तो सेटिंग अप सब्सक्रिप्शन ये वाली चीज़ आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो बस आपको क्या बताना है कि हुक्स हमें ये अलाउ करते हैं परफॉर्म साइड इफ़ेक्ट, और कब कब यूज करते हैं, फैचिंग डेटा, मैनुअली चेंजिंग डॉम्स एंड सेटिंग अप सब्सक्रिप्शन। फ्रेंड यही था यूज हुक्स। अगर आपको कुछ सॉरी यूज इफ़ेक्ट, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।